हाँ भाई, सभी को नमस्कार है, राम राम है। कई टाबर बटा जठे क्लास मेरी चालन लाग रही है, बठे वे उपस्थित हो जाए। तो देखो, हमने जीव विज्ञान के बारे में कुछ चर्चा की थी। आज हम जीव विज्ञान की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जीव विज्ञान के अंदर हमने सबसे पहले पता किया था कि जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु। अरस्तु को ही ग्रीक भाषा में इनको नाम दिया जाता है एरिस्टोटल। ठीक है। अगर हम बात करें कि जंतुओं और पादपों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यानी बायोलॉजी। जीव विज्ञान के प्रमुख रूप से दो भागों में इसको बांट रखा है। एक तो है जंतु विज्ञान और एक है वनस्पति विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है जूलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? जूलॉजी। ठीक है। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों व पादपों से संबंधित अध्ययन किया जाता है बॉटनी, उसको हम बोलते हैं बॉटनी। ठीक है। जंतु विज्ञान या फिर हम बात करें जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। अगर हम बात करें कि इनकी पुस्तक, अरस्तु की पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमिलिया। क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमिलिया। और थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरिया। ठीक है, प्लांटेरियम भी बोल दिया जाता है कहीं पर। जीव विज्ञान के अन्य प्रमुख शाखा में आ जाती है, वर्तमान में एक अलग शाखा बना रखी है, चिकित्सा विज्ञान। ठीक है, मेडिसिनल साइंस। यानी अगर जंतुओं का अध्ययन हमने कर लिया है, पादपों का अध्ययन कर लिया है, तो ये बीमार भी होते हैं, तो इनको सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है? वो चिकित्सा विज्ञान से। ठीक है। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें चिकित्सा की शुरुआत करने वाले या फिर शल्य चिकित्सा के जनक किसको कहा जाता है? सुश्रुत। और इन्होंने अपनी पुस्तक क्या लिखी? सुश्रुत संहिता। इसी की शपथ दिलाई जाती है हर एक चिकित्सक को। समझ में आ गया? हर एक चिकित्सक को इसी की शपथ दिलाई जाती है। आगे हम बात करते हैं, अपनी पुस्तक में किसी जीव के बीमार होने का कारण बताया है वात, पित्त और कफ। और ये किसने बताया? चरक ने, अपनी पुस्तक है चरक संहिता। ठीक है, ये बात भी निकल के आ जाती है। फिर एक और बात निकल के आती है, देखो, संपूर्ण जीव जगत जो है, जीव जगत को बांटा गया कितने? 5 जगते अवधारणा, यानी 5 किंगडम में, 5 जगत में इसको बांट रखा है ताकि हम आसानी से इसको पढ़ सकें। ठीक है। और ये किसने बांटा? आर.एच. विटकर ने। ठीक है, आर.एच. विटकर के द्वारा ये बांटा जाता है। अगर हम बात करें जीव यानी जैविक, जैविक के अंदर कौन कौन से शामिल होते हैं? जंतु और पादप। जैविक यानी बायोटिक होता है। क्या होता है? बायोटिक। ठीक है, बायोटिक। पूरे पर्यावरण के प्रमुख रूप से 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। ठीक है। और उसमें जैविक घटक के अंदर पूछ लिया जाए तो जंतु और पादप शामिल होते हैं। जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? वर्गीकी। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेक्सोनोमी। वर्गीकी या टेक्सोनोमी के जनक किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। फिर हम बात करें, देखो, कैरोलस लीनियस के द्वारा ही शुरुआत की जाती है। 2 नाम रखे जाते हैं, जिसमें से पहला नाम और दूसरा नाम ये इनके स्पीसीज यानी प्रजातियों को बताते हैं। समझ में आ गया? तो इसी चीज को हम बोलते हैं द्विनाम आधारी पद्धति। ठीक है। और इसके जनक कौन हो गए? कैरोलस लीनियस। ठीक है। इनकी पुस्तक नहीं लिखी थी क्या मैंने? देखो, इनकी पुस्तक ध्यान में रखना है, सिस्टीमा नेचुरी। सिस्टीमा नेचुरी पुस्तक। पुस्तक के अंदर संपूर्ण पादप जगत के बारे में वर्णन इसमें मिलता है और अपने सिस्टीमा नेचुरी पुस्तक इनके द्वारा लिखी जाती है। ठीक है। कैरोलस लीनियस का नाम आता है, कैरोलस लीनियस। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? सिस्टीमा नेचुरी। अभी तक 3 पुस्तक हो चुकी हैं। पहली पुस्तक तो हिस्टोरिया एनिमिलिया, किसने लिखी?
अरस्तु ने, वेरी गुड। और फिर दूसरी पुस्तक का मैंने बताया है सिस्टीमा, हाँ हिस्टोरी, हाँ हिस्टोरिया प्लांटेरिया, और ये किसने लिखी? थियोफ्रेस्टस ने। फिर नाम आता है सिस्टीमा नेचुरी, ये किसने लिखी? लीनियस। ठीक है, सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? वेरी गुड। अगर बात करें कैरोलस लीनियस को ही क्या कहते हैं? वर्गीकी या टैक्सोनॉमी के जनक इनको कहा जाता है। द्विनाम आधारित पद्धति के जनक भी किनको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। वेरी गुड। अगर हम बात करें आगे देखो, इनके द्वारा विशेष रूप से 2 वर्ग ही बांटे गए थे, यानी सबसे पहले वर्गीकरण इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इनके द्वारा 2 ही वर्ग बांटे गए, एक तो जंतु और एक पादप, जंतु जगत और पादप जगत। लेकिन पंच जगत में किसने बांटा? आर.एच. विटकर। ठीक है, ये बात निकल के आ जाती है। आगे हम बात करते हैं, देखो फिर हमने देखा था कि कैरोलस लीनियस के द्वारा सभी प्रकार के वनस्पतियों का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? वनस्पतियों का नाम, यानी वनस्पति वैज्ञानिक के रूप में किसको जाना जाता है? कैरोलस लीनियस को जाना जाता है। जंतु वैज्ञानिक के रूप में नहीं जाना जाता इनको। अब हम बात करते हैं, देखो चिकित्सा के अंदर ही एक और शाखा आती है, उपशाखा होम्योपैथी। होम्योपैथी के जनक किसको कहा जाता है? सैमुअल हैनेमन को। ठीक है, अगर हम बात करें कि अश्विनी कुमारों का नाम आता है, और वो भी इनका संबंध किससे आता है? चिकित्सा से आता है। अपने प्राचीन ग्रंथों में अश्विनी कुमारों का नाम आता है, उनका संबंध चिकित्सा से। अगर हम बात करें मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? ओपेरिन। ओपेरिन ने ही बताया था कि मनुष्य की उत्पत्ति कितने चरणों में हुई है? 7 चरणों में हुई है। अगर हम बात करें वैज्ञानिक नाम की, तो वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन, होमो फ्यूचेरिस। ठीक है, होमो फ्यूचेरिस जो विशेष रूप से आज और आगे आने वाले ह्यूमन है उनके लिए ये नाम रखा गया था। ठीक है, अगर ये भी पूछ लिया जाए कि होमो फ्यूचेरिस नाम किसने दिया था, तो ये भी बता देता हूं मैं। होमो फ्यूचेरिस नाम दिया सिपेरो नामक वैज्ञानिक द्वारा, सिपेरो नामक वैज्ञानिक द्वारा। हाँ, के पूछो ना, लिखा करेगे हैं, लिख लेगी तो याद हो जाओ तो सिलेक्शन हो जाएगी, फिर दर्द हो जाओ पड़ोसियाँ के। ठीक है, पड़ोसियाँ में ध्यान ज़्यादा रखो थे। हाँ, अब देखो आगे बात करते हैं इसमें। और भी अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि मनुष्य पृथ्वी पर देखो उत्पत्ति के आधार पर है, जैव विकास का एक अलग से टॉपिक बनता है, लेकिन कुछ बातें हम देख रहे हैं उनकी, कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व। जीव की उत्पत्ति के बारे में बात निकलती है। ठीक है, एक बात ये, सर्वप्रथम पृथ्वी पर उत्पन्न जीव का क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, या फिर सबसे पुराना जीव। पुराना जीव माना जाता है, ये माना जाता है अपने जीवाणु को। जीवाणु के अंदर भी अगर पूछ लिया जाए तो नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल।
नील हरित शैवाल को हम बोलते हैं दूसरी भाषा में साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हम इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल सबसे पुराने जीव इनको कहा जाता है। ये अपने आप में क्या होते हैं? अपने आप में होते हैं प्रोकैरियोटिक। यानी एक और क्वेश्चन, अंदर से अंदर क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये बन जाता है कि निम्न में से कौन से प्रकार के जीव सर्वप्रथम पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई थी? तो वो प्रोकैरियोटिक जीव हुए थे। प्रोकैरियोटिक जीव वो होते हैं जिनमें कोशिका पूर्ण विकसित न हो, या फिर हम बोल सकते हैं जिनमें केंद्रक, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक पूर्ण विकसित ना हो। ये प्रोकैरियोटिक अगर हम बात करें तो विशेष रूप से ये एक कोशिकीय जीव है। तो ये बात भी निकल के आ जाती है, देखो मनुष्य की उत्पन्न सर्वप्रथम पृथ्वी पर सर्वप्रथम उत्पन्न जीव या सबसे पुराना जीव के बारे में बात चर्चा निकल के आती है। और उसमें अगर हम बात करें तो नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल अगर ऑप्शन में नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? जीवाणु करेंगे, क्योंकि नील हरित शैवाल खुद एक जीवाणु है। समझ में आ गया? नील हरित शैवाल अगर ऑप्शन में नहीं है, जीवाणु ऑप्शन में नहीं है, नाम है साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया का मतलब भी क्या होता है? नील हरित शैवाल। ठीक है, अगर ये तीनों चारों कोई भी ऑप्शन में नहीं है, आपके सामने प्रोकैरियोटिक जीव है तो प्रोकैरियोटिक जीव लगा देना है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव वो ही होता है जिसमें कोशिका पूर्ण विकसित ना हो। बहुत सारे अंगक उसके नहीं मिलेंगे, कोशिकांग होते हैं, छोटे छोटे कोशिकांगे। ठीक है, तो कोशिका के छोटे छोटे अंग होते हैं, उनका विकसित न होना या न पाए जाना। हम तो मनुष्य जो है वो पूर्ण रूप से विकसित है। धरती पर सबसे बड़ा जो बुद्धि जीव जिसको कहा जाता है वो मनुष्य को कहा जाता है, तो पूर्ण विकसित जीव है ये। शुरुआत में बात करें तो इनकी यहाँ पर उपस्थिति होने लगी पृथ्वी पर, और ये क्या करते हैं? जीवाणु क्या करते हैं? जीवाणु जल का उपयोग करके और इसके साथ में सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके क्या करते हैं? ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया? फिर धीरे धीरे इनके द्वारा ऑक्सीजन की यहाँ पर उपस्थिति बढ़ा दी जाती है, और जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा अपने वायुमंडल में बढ़ती है, यहाँ पर एक पूर्ण रूप से एटमॉस्फेयर, जिसको वायुमंडल तुम लोग आज बोल रहे हो, वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। और इसके साथ ही धीरे धीरे यहाँ पर वनस्पति पनपने लग जाती है, और वनस्पति के साथ साथ बड़े बड़े जीव यहाँ पर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया क्या? तो ये चीजें यहाँ पर निकल के आती है। तो मनुष्य, यहाँ पर जीव की उत्पत्ति से संबंधित जो बातें क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पुराना जो जीव है पृथ्वी का वो किसको? जीवाणु को, यानी जीवाणु में भी नील हरित शैवाल को, और नील हरित शैवाल का ही दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अगर कहेंगे नहीं देख रही हो तो आपने जो घरा में कोई भी हो जो है पानी को, जो भी कोई भी साधन है, तो उसके नीचे काई के रूप में आपको जमी हुई जो चीज दिखाई देती है ना, वो एक शैवाल है। वो क्या है? शैवाल है। तो वो शैवाल के रूप में ही होती हैं, तो वो शैवाल यहाँ पर नील हरित शैवाल है। ठीक है, यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है। यहाँ पर एक बात और नोट कर लेते हैं। देखो, नील हरित शैवाल की बात आ ही चुकी है, तो एक बात और नोट कर लेते हैं कि नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, एकमात्र जीवाणु
जो प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। एक बात तो ये, नील हरित शैवाल एकमात्र जीवाणु है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण क्यों करता है? प्रकाश संश्लेषण का कारण क्या है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल उपस्थित है। बात समझ में आई कि एक के अंदर एक और क्वेश्चन बन जाता है, एक के बाद में एक जीवाणु जो है, जीवाणु के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन जिस जीवाणु में क्लोरोफिल है वो एकमात्र ऐसा जीवाणु है जिसका नाम है नील हरित शैवाल। ठीक है, शैवाल की तरह रहता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है और अपना भोजन बनाता है। समझ में आ गया? प्रकाश संश्लेषण जैसे मैंने अभी बताया कि ये जल और प्रकाश का उपयोग करके ऑक्सीजन का निर्माण कर देता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा देखो नील हरित शैवाल की एक और बात निकल के आती है। देखो क्या बात निकल के आती है? चावल की खेती, चावल की खेती के लिए सबसे प्रमुख रूप में प्रयुक्त जीवाणु, तो इसमें भी नाम इसका नील हरित शैवाल का आता है। नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। चावल की खेती के लिए उपयोगी कौन सा हो गया? नील हरित शैवाल। यानी चावल की खेती की जाती है, ज़्यादा पानी में की जाती है और साथ में उसके वहाँ पर नील हरित शैवाल छोड़े जाते हैं और वो पूरे खेत में फैल जाते हैं, जिससे जो न्यूट्रिएंट चावल के पौधों को चाहिएंगे वो सारे सारे मिलेंगे। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल के आ जाती हैं। अब देखो विज्ञान से संबंधित अन्य शाखाएं, अन्य शाखाओं के नाम आते हैं। अब देखो अन्य शाखाओं में यहीं पर हम कुछ शाखाएं देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो देखो विज्ञान की शाखा, हमने विज्ञान में एक जीव विज्ञान हमने देख लिया है, क्योंकि जीव विज्ञान हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले एक बात और नोट करना, यहाँ पर एक नोट मैं लगा देता हूँ, भूल गया हूँ मैं। ठीक है, कि जीव विज्ञान शब्द, एक क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, नाम आता है देखो लेमार्क। लेमार्क और नाम आता है ट्रेवीरेनस। 1802 में इनके द्वारा ये जीव विज्ञान शब्द गढ़ा गया था और उसके बाद में ये जीव विज्ञान को एक अलग से शाखा के रूप में देख लिया जाता है। ये न तो कट रहा है, चलो आगे देख लेते हैं। लिख लिया क्या सबने? लेमार्क और ट्रेवीरेनस। और कब है? 1802 में। ठीक है, नाम नहीं भूलना है। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम में जीव विज्ञान शब्द जो दिया था वो किसके द्वारा? लेमार्क और ट्रेवीरेनस। और कब है? 1802 के अंदर। ठीक है, ये बात निकल के आ जाती है। फिर देखो विज्ञान से संबंधित अन्य शाखाओं में एक नाम आता है देखो रसायन विज्ञान। क्या नाम आता है?
रसायन विज्ञान का नाम आता है। रसायन से संबंधित अध्ययन। रसायन से संबंधित अध्ययन आ जाता है। रसायन विज्ञान के जनक पूछ लिया जाता है। एंटोन वॉन लेवोजिए। एंटोन वॉन लेवोजिए। इसके अलावा एक और भौतिक विज्ञान, प्रकृति की भौतिक घटनाओं व तथ्यों का अध्ययन इसमें आ जाता है। भौतिक विज्ञान के जनक तीन इनके माने जाते हैं। एक तो नाम आता है न्यूटन का, इनके जनक में नाम आता है एक तो गैलीलियो गैलीली, एक नाम आता है न्यूटन और एक नाम आता है आइंस्टीन। आइंस्टीन का नाम आता है। तीन व्यक्तियों का नाम इसमें आता है भौतिक विज्ञान के अंदर। यहाँ तक की बातें नोट करिए सभी ने। तो देखो नील हरित शैवाल की बात करें, नील हरित शैवाल की बात करें तो एकमात्र जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण करता है वो अपना नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल चावल की खेती के लिए जो प्रसिद्ध है वो नील हरित शैवाल है। ठीक है। इसके अलावा जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने गढ़ा? तो लेमार्क और ट्रेविडेनस के द्वारा ये गढ़ा जाता है। और कब है? 1802 में। ठीक है। विज्ञान से संबंधित अन्य शाखाओं की हम बात कर रहे हैं, उनमें पहला हो गया रसायन विज्ञान, फिर उनके जनक कौन है? एंटोन वॉन लेवोजी। ठीक है। फिर नाम आता है देखो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का, तो यहाँ पर विशेष रूप से जनक आते हैं गैलीलियो गैलीली, न्यूटन और आइंस्टीन। मैंने पहले बताया हुआ है आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया जाता है और न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियम दिए जाते हैं। गैलीलियो गैलीली के द्वारा किसके बारे में? जड़त्व का नियम दिया जाता है, टेलीस्कोप का आविष्कार किया जाता है और अंतरिक्ष के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ये बात निकल के आ जाती है। आगे हम बात करें तीसरी जो शाखा, हम और भी अन्य उप शाखाओं के बारे में जान लेते हैं। देखो एक नाम आता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी की बात करें तो मृदा का अध्ययन। पेडोलॉजी के अंदर आता है। फिर नाम आता है देखो एक और एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी की बात करें तो यहां पर कीटों से संबंधित अध्ययन। एंटोमोलॉजी के अंदर आता है। एक नाम आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों से संबंधित अध्ययन।
फलों से संबंधित अध्ययन आ जाता है पोमोलॉजी। एक नाम आता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी फूलों से संबंधित अध्ययन। ठीक है, एक नाम आ जाता है देखो एंथोलॉजी। क्या चीज? पेडोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पोमोलॉजी, एंथोलॉजी। अब एक और नाम आता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी ये मनुष्य के व्यवहार या मनुष्य से संबंधित मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन। अब एक शाखा आती है इकोलॉजी। इकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट शाखा है, वर्तमान में अलग से हमको इसको पढ़ना भी है। पर्यावरण व जीवों के वातावरण से संबंधित अध्ययन। इकोलॉजी का नाम आता है। इस तरीके से कुछ चर्चाएं हमने करी है। तो देखो पेडोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पोमोलॉजी, एंथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और बात करें इकोलॉजी, ये ज़्यादातर सामान्य रूप से इनके बारे में पूछा जाता है। ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी शाखा किसमें। और भी बहुत सारी शाखाएं हम देखते रहेंगे, साथ साथ में जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे शाखाएं हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, जैसे शैवालों का अध्ययन, जैसे अगर हम बात करें कवकों का अध्ययन, जैसे जीवाणु का अध्ययन, जैसे विषाणुओं का अध्ययन, ये अलग अलग वायरोलॉजी हो गया, विषाणुओं का अध्ययन। इसी तरीके से जैसे कवकों का अध्ययन मायोलॉजी हो जाता है, ठीक है, माइकोलॉजी हो जाता है। और जैसे मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी हो जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग अध्ययन हमको देखने हैं। ये नोट कर लिया सभी ने। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन। याद करने का सीधा सा एक तरीका है, पेड़ कहाँ लगते हैं? मिट्टी में लगते हैं, तो मिट्टी का अध्ययन क्या हो गया? पेडोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट होते हैं। एंट क्या है? एंट इंसेक्ट है, समझ में आ गया, कीट है, तो कीटों का अध्ययन क्या हो गया? एंटोमोलॉजी हो गया। ठीक है, पोमो यानी पपीता क्या है? फल है, समझ में आ गया। पोमो पपीता, फल, तो फलों का अध्ययन। ठीक है, इसी तरीके से एंथोलॉजी हो जाता है एंथर। एंथर का मतलब होता है छोटे छोटे परागकण। ठीक है, वो कहाँ पर लगते हैं? फूलों पर, तो फूलों का अध्ययन क्या हो जाता है? एंथोलॉजी हो जाता है। फिर एंथ्रोपोलॉजी हो जाता है। पी का मतलब हो जाता है पॉपुलेशन, जनसंख्या। ठीक है, मनुष्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है वर्तमान में। भारत तो भाई 1 नंबर पर आ गई, समझ में आ गई कि ठीक है बड़ी तेजी से मतलब कि सारे कार्रवाई जो है ना जनसंख्या बढ़ाने में। आगे बात करते हैं, देखो इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब है एनवायरमेंट। ठीक है, ई से इको, ई से एनवायरमेंट। अब यहाँ से क्या बात निकल के आती है? पर्यावरण से संबंधित अध्ययन। इसके अलावा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जीवों के वातावरण से संबंध का अध्ययन या संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। बात समझ में आ गई? ये बात निकल के आ जाती है इकोलॉजी। यहां पर मैं एक नाम और ले सकता हूं, पारिस्थितिकी। ठीक है,
परितंत्र। परितंत्र, परितंत्र यानी चारों ओर का तंत्र। एक जो जीव है उसके चारों ओर के तंत्र का अध्ययन परितंत्र होता है, यानी पारिस्थितिकी होती है। ठीक है, जिसको इकोलॉजी कहते हैं। लिख लिया क्या? ठीक है, हाँ लिखणो है कि ये वाक्य लिखा। देखो अब देखो इतना तो हमने जान लिया है। अब अपने एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो पहले टॉपिक हम जो स्टार्ट करेंगे अभी भोजन के अवयव से संबंधित, फिर इसके जस्ट बाद में हम स्टार्ट करेंगे कोशिका से संबंधित। समझ में आ गया? तो पहला जो है हमें भोजन के अवयव टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भोजन के अवयव, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और हर एक एग्जाम में बनते हैं। और भोजन के अवयव दिखने में तो बिल्कुल सामान्य है, लेकिन बच्चा इसको सीरियस नहीं लेता, कॉपी में छाप के ले जाता है और पढ़ना लिखना कुछ है नहीं। ठीक है, हाँ से रो तो कौन थे, रुआ दो, कसर भी कौन छोड़ रखी। ठीक है, हाँ अब देखो भोजन के अवयव की बात करते हैं। देखो भोजन के अवयव, भोजन के प्रमुख अवयव, भोजन के प्रमुख अवयव, भोजन के प्रमुख अवयव के रूप में नाम आता है जिनको हम पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व। अब कई टाबर कंफ्यूज हो जाए पोषक तत्व के हुए अवयव के हुए, तो यही है। अवयव का मतलब होता है हिस्सा, भाग, उसमें शामिल जो एक वस्तु है। इसी तरीके से नोट करना है जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ। 6 प्रमुख रूप से अवयव होते हैं। इनमें से सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट CBH, सामान्य रूप से सीधा हम शॉर्ट लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। फिर नाम आता है हमारा प्रोटीन, फिर नाम आता है वसा, फिर आता है विटामिन, और फिर इसके बाद में नाम आता है खनिज लवण। और फिर नाम आता है जल, और रेसे, या फिर हम नाम ले लेते हैं यहाँ पर खाद्य रेसे। खाद्य रेसे, ठीक है। अगर हम बात करें ये जो पोषक तत्व है, ये सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों को अगर हम ग्रहण करें तो ये बन जाता है हमारे पोषण। क्या बन जाता है? पोषण। ठीक है। अब मानव शरीर का जैव ईंधन कहा जाता है, तो जैव ईंधन कहा जाता है पोषक तत्वों को। पोषक तत्वों को यानी पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट को कहा जाता है। मानव शरीर का जैव ईंधन कहा जाता है पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट को कहा जाता है। न्यूट्रिएंट 6 प्रकार के होते हैं, विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल व खाद्य रेशे। ठीक है। ये सामान्य बात से यानी लेवल 1 से लेकर के लेवल 2 तक की सारी बातें हो रही हैं यहाँ पर। समझ में आ रहा है? रीट में लेवल 1 से लेकर लेवल 2 तक। ज़्यादातर लेवल 2 वाले बच्चे क्या करते हैं कि लेवल 1 की जो चीज़ें हैं वो सामान्य समझकर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और क्वेश्चन आ जाता है सामान्य रूप से, और फिर उसको वो लगता है हार्ड।
समझ में आ गया। इस बार ऐसा ही हुआ था, साइंस में ऐसा ही हुआ था बच्चों के साथ में। उन्होंने सामान्य चीज़ों को नेगलेक्ट कर दिया, सोचा कि दूसरा लेवल है, दूसरा पेपर लग रहा है तो हार्ड है, ठीक है, और उसके चक्कर में 30 में से 28 क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सामान्य जो बच्चा करता है 10वीं तक का वो क्वेश्चन आए, और उसको उन क्वेश्चनों को भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल हार्ड है, ठीक है। भाई 2 क्वेश्चन तो हार्ड आने ही आने हैं, ठीक है, सीधी सी बात है, हाई लेवल के आएंगे, लेकिन 28 क्वेश्चन बिल्कुल सामान्य, ठीक है, और उसमें भी वो हार्ड बता रही हैं। तो बिल्कुल एकदम सामान्य चीज़ें हैं बिल्कुल, कि मानव शरीर का जैव ईंधन को किसको कहा जाता है, पोषक तत्वों को कहा जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल व खाद्य रेशे इसमें आते हैं, ठीक है, ये बात निकल के आ जाती है। अब देखो एक सामान्य क्वेश्चन क्या बनता है, एक सामान्य क्वेश्चन ये बनता है भोजन, जिसमें पोषक तत्व हो, पोषक तत्व विद्यमान भोजन को ग्रहण करना, ग्रहण करना होता है पोषण, ठीक है। जिस भोजन में सभी पोषक तत्व शामिल है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे संतुलित भोजन, संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट। उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है, बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन हम उसको कहते हैं जिसके अंदर सारे सारे न्यूट्रिएंट हो, ठीक है, संतुलित भोजन। अगर एक भी यदि भोजन में एक भी पोषक तत्व की कमी हो तो उसे असंतुलित भोजन, तो उसे असंतुलित भोजन कहते हैं, असंतुलित भोजन कहते हैं, ठीक है। इसको हम असंतुलित भोजन, यहां से क्या हो जाता है, कमी हो जाती है, पोषण की कमी, पोषण की कमी, और इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति कुपोषण का शिकार होता है, कुपोषण, डेफिशिएंसी, इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी, कुपोषण। बात समझ में आ रही है, लैक ऑफ फूड या फिर डेफिशिएंसी, कुपोषण हम इसको बोलते हैं। यदि भोजन में किसी भी एक पोषक तत्व की कमी आ गई, जैसे प्रोटीन की कमी आ गई तो प्रोटीन का कुपोषण हो गया, समझ में आ गया। अगर मान के चलो कि यहाँ पर विटामिन की कमी हो गई तो विटामिन का हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। इसके कारण नाना प्रकार के क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं, समझ में आ गया। जैसे किसी के आजकल तो सबके प्रॉब्लम यह हो ही रही है, बाल झड़े, बाल धोड़ा हो गया, ठीक है, आँखों दिखे कोनी, माथे में दर्द है, ठीक है, चालते ने चक्कर आवे, ये बीमारियां हैं, ठीक है। काम करके राजी कोनी है, पढ़िया ही पढ़िया रहवा, माने अच्छी तरह खाना खातर सारो दे दे, और खानो भी वही दे जो माने पसंद है, पुचका दे दियो माने हैं, एंगे अलावा आप बर्गर खा लियागा, समोसा खा लियागा, ठीक है, ये चीज़ें अच्छी लगे। और बर्थडे तो मारो सब याद रखो, बर्थडे हर दिन के एक विशेष रूप से आपने पार्टी करांगा, भाई मैं कोल्ड ड्रिंक और केक काटांगा,
ठीक है। और आजकल के भी केक ने काटने ने बोला केक को मर्डर कर दो, ठीक है, ए नए नए सिस्टम लेके आवे, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल रहा है वर्तमान में, लेकिन सही दो संतुलित भोजन हमारे शरीर को चाहिए वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यदि भोजन में देखो भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करके ही हमारे शरीर के लिए जैव ईंधन है, तो वो पोषण होता है। अगर पोषण के अंदर विशेष रूप से हम जो पोषण कर रहे हैं उसमें पोषक तत्व शामिल है तो उसको संतुलित भोजन कहते हैं। अगर मान के चलो उसमें एक भी तत्व की पोषक तत्व की कमी हो गई तो वो असंतुलित भोजन हो गया, और वहां पर हम क्या हो रही है, पोषण की कमी मतलब कि यहाँ पर कुपोषण। समझ में आ गया। इसमें वो भी चीज शामिल हो जाती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा जितनी भूख होती है उससे कम खाना खाते हैं, कुपोषण का शिकार वो भी हो जाते हैं। समझ में आ गया। जितनी उनको भूख कम लग रही है फिर लगातार पहली 4 रोटी खाया कर, तो फिर 3 रोटी पा जाओ, फिर रोजिना 3 रोटी खाओ, फिर बाद में 2 रोटी, भूख तो कम होगी। समझ में आ गई के। तो इसी तरीके से सिस्टम होता है। तो अब यहां पर एक और बात निकल के आते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर ऐसे जीव जो स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं वो होते हैं स्वपोषी। इसका मतलब क्या हो जाता है कि स्वपोषी कौन है, पौधे। पौधे स्वपोषी होते हैं, जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं, वो पौधे हैं, पादप हैं, वो स्वपोषी होते हैं, ठीक है। ऑटोनोमस इनको हम बोलते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर देखो पृथ्वी पर एक चीज और देख लेते हैं। पृथ्वी पर ऐसे जीव जो दूसरों से, यानी चाहे पादप हो या जीव या दोनों भी हो सकते हैं, दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब कि खुद नहीं बनाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, वो होते हैं परपोषी। जिसमें आप आ जाते हो, हम आ जाते हैं, ठीक है। और जो शेर आ जाता है, हिरण आ जाता है, जो पौधों से भोजन प्राप्त कर रहा है, या फिर क्या है कि किसी दूसरे जीव को मार करके खुद का भोजन बना रहा है। समझ में आ गया। तो वो परपोषी के अंदर आते हैं, ठीक है, परपोषी के अंदर आते हैं। जैसे इसमें कौन आ जाता है, जैसे इसमें आ जाते हैं मनुष्य आ गया। मनुष्य अपने आप में सर्वाहारी है, यानी पादप से भी भोजन प्राप्त करता है और जीवों से भी प्राप्त करता है। जैसे इसमें और जैसे शेर आ गया, ठीक है, हिरण आ गया, ठीक है। इसमें और कौन आ जाता है, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट है, कौन आ जाता है? बोलो तो, खुल के बोलो। हाँ, लगभग वो सारे बड़े जीव आते हैं, उच्च श्रेणी के जीव आते हैं जो पादपों से और दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। जिराफ भी आ जाता है इसमें, ठीक है, हाथी आ जाता है इसमें, चूहा भी इसी में आ जाता है, ठीक है। ये जो जीव हैं, लगभग जीव देखो, पादप जगत तो सारा इसी में आ गया, समझ में आ गया। जंतु जगत सारा इसमें आ जाता है, समझ में आ गया। तो जंतु जगत लगभग इसमें आ जाता है, परपोषी होती है, समझ में आ गया। तो यहां तक की बातें सभी को याद रह जाएंगी, ठीक है। यहां तक की बातें सभी याद करके आएंगे अच्छी तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात आपको नोट करनी है, एक भी पॉइंट यहां पर छोड़ना नहीं है। हर एक चीज के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं,
स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। इनको इंग्लिश में भी ध्यान में रखना, इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप और इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप। ऑटो यानी जो अपने आप से बना ले और हेट्रो जो दूसरे से प्राप्त करे। इतना तो बहुत है। हाँ तो देखो बात क्या समझ में आई आपको, यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट किया है होमो फ्यूचेरिस का मतलब क्या हो गया, सिपेरो नामक वैज्ञानिक के द्वारा ये एक नाम दिया जाता है, वैज्ञानिक नाम हमारे मनुष्य का। ठीक है, होमो सेपियन मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज हम कर रहे हैं फिर से। मनुष्य पृथ्वी पर जीव उत्पत्ति की बात करें तो लगभग कब 2 अरब वर्ष से पूर्व है। ठीक है, 4.5 अरब वर्ष पूर्व तो पृथ्वी ही बनी थी लगभग वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार। अगर हम बात करें पृथ्वी पर सर्वप्रथम उत्पन्न जो जीव है या फिर सबसे पुराना जो जीव माना जाता है वो किसको, जीवाणु को। जीवाणु में भी नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल किस प्रकार का जीव है, प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है, और ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका से बना हुआ है। ठीक है, फिर हमने बात करी नील हरित शैवाल जो है वो एकमात्र ऐसा जीवाणु है जिसमें क्लोरोफिल विद्यमान है। क्लोरोफिल जिसमें होगा वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। चावल की खेती के लिए उपयुक्त कौन सा है, नील हरित शैवाल। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द जो है वो सर्वप्रथम किसने, लेमार्क और ट्रेविरेनस, कब 1802 के अंदर। ठीक है, विज्ञान से संबंधित शाखाओं की बात करें तो उनमें से एक रसायन विज्ञान हो जाती है, जीव विज्ञान हमने देख ही ली है। इसके अलावा भौतिक विज्ञान इसमें आ जाती है। भौतिक विज्ञान के बाद में देखो हमने और भी शाखाएं, कुछ उपशाखाएं देख ली हैं, जैसे पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन और इकोलॉजी पर्यावरण व जीवों के वातावरण से संबंधित अध्ययन। ठीक है, ये कुछ बातें निकल के आ जाती हैं। और फिर अंत में अगर हम बात करें, हमने स्टार्ट कर दिया था टॉपिक भोजन के अवयव। ठीक है, भोजन के अवयव की बात करें तो प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल व खाद्य रेशे होते हैं। एक एक के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट, इससे हमको जल्दी से जल्दी ऊर्जा मिलती है, समझ में आ गया, और लेकिन कम समय के लिए मिलती है। प्रोटीन, प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है। वसा, वसा से हमको लंबे समय तक ऊर्जा प्राप्त होती है। सर्वाधिक ऊर्जा का स्रोत वसा ही है। ठीक है, अगर हम बात करें विटामिन, विटामिन के बारे में अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, और इसी तरीके से B1, B2 कॉम्प्लेक्स जो विटामिन है वो बी है, बी समूह में है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर खनिज लवण, खनिज लवण में अगर हम बात करें हमारे शरीर के लिए 24 प्रकार के खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। उनमें से हम 21 प्रकार के जो खनिज लवण है वो विशेष रूप से हम प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा और बात करें तो हमारे शरीर में वैसे देखा जाए पूरा शरीर जो बना हुआ है वो 29 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके की बातें निकल के आ जाती हैं, जिनमें से 5 विशेष रूप से अन्य तत्व होते हैं। और जल व खाद्य रेशे, जल की भी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। हमारे शरीर में लगभग 65% तक जल होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जितना हम जल ग्रहण करते हैं एक दिन में कम से कम हमको 7 से 8 गिलास जल ग्रहण करना पड़ता है। समझ में आ गया क्या? तो ये इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हम भोजन के अवयव के अंदर देखेंगे। इनके ऊपर उठने वाले जो क्वेश्चन है उनके ऊपर पूरा पूरा अनुसंधान रिसर्च करके छोड़ देंगे। समझ में आ गया? तो यहाँ तक की बातें आप सभी को याद करके आनी है।